वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा। और आज फिर आपके सामने हाजिर हैं रोटेशनल मोशन से रिलेटेड जो टॉपिक हम कर रहे थे। क्लास 11 फिजिक्स का जो चैप्टर था हमारा सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन, तो उसमें हमने पहले पढ़ा था टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम। तो अब देखते हैं, इसका न्यूमेरिकल आ गया है तो वही देख लेते हैं। फाइंड द टॉर्क ऑफ ए फोर्स 7i plus 3j minus 5k about the origin. The force act on a particle whose position vector is this. तो कहने का मतलब है, क्लियर एकदम क्वेश्चन, टॉर्क पूछा गया है। यहां पर ये जो है वो फोर्स है और ये जो गिवन है दिस इज पोजीशन वेक्टर आर। और ये अब हम जान चुके हैं कि आर और एफ अगर पता है तो एक तो तरीका है हम आर की डायरेक्शन देखें। अब देखिए आई जे के तीनों एक्सेस में कोई कंपोनेंट है तो डायरेक्शन कुछ अजीब सी दिखाई देगी। अगर हम एक्स वाई जेड एक्सेस की बात करें तो उसमें कहीं एक इस तरह से आर दिखाई देगा। फिर हम फोर्स देखेंगे, वो फोर्स किसी पार्टिकल पर, मान लिया ये पार्टिकल है जिसका पोजीशन वेक्टर आर है, फोर्स मान लिया ऐसे लग रहा होता। और अब या तो पूरा डायग्राम बनाए, थीटा बनाए और सब कुछ निकालने के बाद आर क्रॉस एफ आता है, या सीधा आर क्रॉस एफ लगा दें। तो यहां पर वी शैल यूज द डिटर्मिनेंट रूल टू फाइंड द टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। कभी कभी करेक्शन करने में बड़ा मजा आता है, वेक्टर नहीं लगाए थे तो ये हमने लगा दिया है। तो वेक्टर लगाने के बाद हम यहां पर देखते हैं कि हमें ये कैलकुलेशन समझनी है कि ये कैलकुलेशन अब कैसे आई है। तो देखते हैं। अब देखिए, जो इनकी कैलकुलेशन है हम अपने वाले रूल से देखते हैं। सबसे पहला काम क्या करेंगे, आई को लेते हैं, ये हो गया हमारा आई। फिर आई के अंदर का जो मल्टीपल आएगा वो देखते हैं। आई से रिलेटेड ये कॉलम और रॉ दोनों हटा दिए। -1 इंटू 5 दैट इज प्लस का 5, ये आ गया। फिर माइनस का साइन आएगा, 3 इंटू 1 दैट इज 3, मैच भी कर गया। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अब जे लेंगे। तो जे लेने से पहले हम इसको तो हटा देते हैं। एक चीज और, हमने जब इसको सीखा था तो हमने साइन यूज किए थे, प्लस से शुरू करके प्लस फिर माइनस फिर प्लस, इस तरह के साइन थे। तो ये प्लस है इसलिए तो आई को तो हो गया हमारा प्लस का। अब हम माइनस का जे लेंगे, तो माइनस का ये हो गया जे। अब अंदर के लिए जे से रिलेटेड कॉलम और जे से रिलेटेड रॉ, इन दोनों को हम कैंसिल कर देंगे। तो 1 इंटू -5 दैट इज -5, और बीच में माइनस का साइन आना है। 7 इंटू 1 दैट इज 7। तो ये -5 -7 इंटू जे, ये भी मैच कर गया। अब हम रखते हैं के के लिए। तो के के लिए रखने से पहले हम इन दोनों को हटा देते हैं। ये के से ये और ये कॉलम और रो को हम साफ करेंगे। के है प्लस का तो यहां पे रखेंगे प्लस का के। फिर से वही 1 एंड 3 दैट इज 3। फिर है माइनस का साइन, -1 एंड 7 दिस इज -7। तो दो बार माइनस माइनस आने से ये हो जाएगा प्लस। तो देखिए यहां पर ये 3 और ये -7। क्लियर। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आ गया टॉर्क की वैल्यू। ये इसकी वेक्टर फॉर्म है क्योंकि आई जे के कंपोनेंट यहां पर पूछे गए। और अगर ये पूछता है कि इसका मैग्नीट्यूड निकालो, तो अब हम जानते हैं मैग्नीट्यूड निकालना है टॉर्क का। तो ये है मैग्नीट्यूड को लिखने का तरीका, या तो इस तरह से लिखें या सिंपली ऐसे लिख दें बिना वेक्टर नोटेशन लगाए हुए। और फिर होगा 2 का स्क्वायर प्लस सेकेंड पॉइंट 12 का स्क्वायर प्लस थर्ड, ये 10 का स्क्वायर। अब देखिए मैंने यहां पर है ना कैलकुलेशन वाला पार्ट वो किसी के लिए छोड़ दिया है, किसी मतलब आपके लिए छोड़ दिया है। तो इस तरह से आप टॉर्क कैलकुलेट कर सकते हैं। इस कैलकुलेशन की कमी क्या है, कमी ये है कि हमें ये नहीं पता चलता आर कैसा था, फोर्स किधर था, कैसे घुमाया, किधर घूमा, वो सब कुछ नहीं, सिर्फ मैथमेटिक्स यहां से पता लगती है। पर कोई बात नहीं, मैथ्स करना भी हमारा एक क्वेश्चन है तो वो हमने किया। नेक्स्ट एग्जांपल पर आते हैं। नेक्स्ट है शो दैट द एंगुलर मोमेंटम अबाउट एनी पॉइंट। एंगुलर मोमेंटम मींस हम बात कर रहे हैं एल की। अबाउट एनी पॉइंट, पॉइंट क्यों, क्योंकि जब कोई पार्टिकल घूम रहा होगा तो एक सेंटर जैसा पॉइंट होगा।
तो ये वही पॉइंट है जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो होगा उसमें एक सेंटर जैसा पॉइंट दिखाई देता है जिससे एक्सेस ऑफ रोटेशन भी पास होता है। और फिर सिंगल पार्टिकल मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सिंगल पार्टिकल जो कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा हो। तो देखिए ये हमें पता है, एक सिंगल पार्टिकल हमने यहां माना, कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब है ना तो डायरेक्शन चेंज और ना मैग्नीट्यूड चेंज। तो पार्टिकल ऐसे सीधा चला गया, बिल्कुल इस वेलोसिटी से चला गया, तो ये है कांस्टेंट वेलोसिटी। मींस ये जो मोशन होगा, ये मोशन कौन सा हुआ, दिस इज लीनियर मोशन। ये रोटेशन मोशन की बात नहीं कर रही है, लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं। रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द मोशन। क्वेश्चन क्या है, अब इसको समझते हैं एक बार फिर से। एक पार्टिकल है, लीनियर मोशन कर रहा है, सीधा जा रहा है, एक पॉइंट है कोई, मान लेते हैं कहीं भी, मान लेते हैं ये यहां पर एक पॉइंट मान लिया है। इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में क्या निकालना है, एंगुलर मोमेंटम निकालना है, और ये शो करना है कि एंगुलर मोमेंटम हमेशा कांस्टेंट रहेगा। चेक करते हैं कि नहीं, यहीं से चेक कर लेते हैं, सॉल्यूशन बाद में देख लेंगे। एंगुलर मोमेंटम जब हम निकालते हैं तो होता है वो r क्रॉस p। तो इस केस में अगर इस पार्टिकल का मोमेंटम हमें निकालना है तो वो होगा m इंटू वी। तो मास तो कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर निकाल देता हूं, ये कांस्टेंट तो हो गया मास। अब इसकी बात करते हैं। r है पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर यहां पे देखते हैं क्या चीज है, मैं इसको लिख देता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यही है r। p क्या चीज है, मोमेंटम, तो m इंटू वी लिखना है, तो मास ये हो गया और v ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या फर्क है, ये वेक्टर फॉर्म है और ये हम क्या करते हैं कि मोमेंटम को परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना। और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब डायग्राम से कैलकुलेट करते थे तो r साइन थीटा आता था, फिर r साइन थीटा को हम r क्रॉस p लिखते थे। कहने का मतलब है r क्रॉस p लिखें या इस फॉर्म में लिखें, ये बात एक ही है, ठीक है। इसमें डायरेक्शन भी है, इसमें डायरेक्शन वाला पार्ट नहीं है, हमने डायरेक्शन हटा दिए, बाद में देखेंगे क्या आती है। अब हम देखते हैं पहले तो v परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है वो देखते हैं। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखें किसकी, वो देखेंगे हम लीनियर मोमेंटम की। तो लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने वाला वेक्टर कौन सा है, पहले वो देखना है। लीनियर मोमेंटम को रिप्रेजेंट करने वाला है ये वेक्टर, किस पॉइंट के रेस्पेक्ट में, यहां। एक्सेस ऑफ रोटेशन कहां है, जो यहां से पास होगा, यानी ये पेन। अब ये देखिए पेन ये खड़ा हुआ टाइप का है, तो बोर्ड में इसको अगर बनाऊंगा तो एक डॉट से बना दूंगा, ठीक है। इस लीनियर मोमेंटम वेक्टर की इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो भाई एक ही होगी, ये वाली, दिस इज आर परपेंडिकुलर। नाम देना चाहो तो नाम दे दो ओ ए, यानी कि ओ ए, ये हो गई। तो इस आर परपेंडिकुलर की जगह हमें क्या रखना है, ये वाली डिस्टेंस यानी ओ ए मैं रख देता हूं। तो ये हो गया m इंटू वी इंटू ओ ए, ये डिस्टेंस होगी। चेक करना है थ्रू आउट द मोशन क्या ये डिस्टेंस कांस्टेंट रहती है कि नहीं, चेक करते हैं। अब पार्टिकल चाहे यहां पर है, चाहे यहां है, चाहे यहां है, चाहे यहां है, चाहे कहीं भी है, इसका लीनियर मोमेंटम जो है उसके लिए वेक्टर हमेशा यही रहेगा। और जब वेक्टर ये है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी ये, यानी कि इस एक्सप्रेशन में मास कैसा है, कांस्टेंट, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कांस्टेंट मींस डायरेक्शन भी कांस्टेंट और मैग्नीट्यूड भी कांस्टेंट। तो हम तो मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, ये भी फिक्स हमेशा। ओ ए यानी ये डिस्टेंस, ये भी फिक्स, इट मींस दिस इज कांस्टेंट, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी पार्टिकल अबाउट एनी पॉइंट इज कांस्टेंट, आ गया। अब एक और चीज रह गई, डायरेक्शन। अगर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है इसका मतलब इसकी डायरेक्शन भी नहीं बदलनी चाहिए। तो यहां डायरेक्शन कैसे निकालें इसको समझिए, क्योंकि डायरेक्शन निकालना हर जगह इंपॉर्टेंट है और ये वाला एक्सप्रेशन है जहां से डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन हम आमतौर पर इस तरह से काम करते हैं, तो देखिए कैसे निकालेंगे। निकालने का तरीका क्या है, एक्सेस ऑफ रोटेशन पकड़िए, ये ऐसे, राइट हैंड थंब रूल, अपने हाथ से
इस पार्टिकल की डायरेक्शन में फिंगर्स को करते हुए इसको पकड़ना है। तो देखिए ये डायरेक्शन है फिंगर्स की, ऐसे पार्टिकल भी जा रहा है इधर, सही है। एक्सेस ऑफ रोटेशन को पकड़ेंगे, ये अंगूठा किधर हो गया, ये देखो अंदर की तरफ, यानी कि ये इस तरह से ये पार्टिकल घूमेगा। कैसे घूमेगा, सोचो कि ये पार्टिकल होता और ये धागा बांध दिया होता, तो पार्टिकल को जब हम यहां से धक्का देते तो ये ऐसे घूम के पूरा गोल चक्कर लगा लेता। तो या तो लिखो क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज तो बताने का तरीका हो गया एक आम तरीका। अगर हम इस तरह से लिखेंगे तो हम यहां पर लिखेंगे परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड। तो यहां डायरेक्शन लिखता हूं दो तरह से, या तो मैंने इसको लिखा क्लॉकवाइज, ये भी डायरेक्शन ठीक है क्लॉकवाइज है। दूसरा ये परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड इनवर्ड। तो अब जाके हमारा एक क्वेश्चन पूरा हुआ। लीनियर मोमेंटम इज कांस्टेंट का मतलब है उसके दोनों पार्ट कांस्टेंट की है, मैग्नीट्यूड भी ये और डायरेक्शन भी ये। अब देखते हैं कि यहां क्या लिखा हुआ है। भाई किताब में लिखना जो लिखा हुआ है वो हमेशा इंपॉर्टेंट है। तो देखते हैं, यह लिखा हुआ है एक पार्टिकल दिखा हुआ है, इसका मास m कर दिया है, इसकी वेलोसिटी v है, O पॉइंट यहां मान लिया है, इसको r sin थीटा मान लिया है और एक पोजीशन वेक्टर बनाया है, और फिर इसका निकाला है एंगुलर मोमेंटम। परपेंडिकुलर डिस्टेंस को sin थीटा यहां बता दिया, एंगुलर मोमेंटम r क्रॉस mv बता दिया, sin थीटा थीटा, और एंड द लाइन रिमेन्स द सेम, हेंस दिस इज कांस्टेंट। एकदम नाइस पीपल, कोई मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं है, सीधे एक कहानी की तरह लिखा और समझ में आ गया। तो आ गया होगा समझ में आपको, जो मैंने बोला है वो सब लिख देंगे तो ये कहानी बन जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या है। आगे इसमें लिखा है इसकी डायरेक्शन के बारे में, डायरेक्शन इन टू द पेज ऑफ फिगर। जो पेज बना हुआ है उसके इनटू मतलब अंदर की तरफ, दिस इज इनवर्ड। तो देखिए घूम फिर के ये सब लिखने के तरीके हैं जो आप लोग हमेशा मेरे से बेटर जानते हैं, तो वो लिखने के तरीके यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है इक्विलिब्रियम ऑफ ए पार्टिकल। इक्विलिब्रियम वर्ड जो है आपने पहले भी सुना होगा। ये कब आता था वर्ड, आपको याद होगा जब हम एक पॉइंट मास जब माना करते थे, हम कहते थे ये पॉइंट मास अगर रेस्ट में है तो इस पर लगने वाले जितने भी फोर्स हुआ करते थे नेट फोर्स, उनका वेक्टर एडिशन 0 होगा। हम ये कहते थे जैसे एक पार्टिकल है, एक फोर्स इधर एक इधर एक इधर, क्या करते थे इन तीनों को सॉल्व करके दिखा देते, कहते थे जी टोटल हो गया है 0 और ये पार्टिकल है रेस्ट में। और रेस्ट वर्ड को हम बोलते थे इक्विलिब्रियम का केस। अब ये दोबारा से क्यों आया है वो देखते हैं। दोबारा से आने का कारण क्या है उसको जानने के लिए इस जगह पर एक चीज समझते हैं। मान लो हमारे पास होता एक रॉड, मान लेते हैं इसको, ठीक है। ये सेंटर पे यहां पर मैंने ठोक दिया है कील, तो कील ठोकने से क्या होगा, रॉड इधर उधर नहीं चल पाएगी, सिर्फ घूमेगी, ऐसा होगा। अब देखिए मान लिया एक फोर्स लग रहा है यहां पर और दूसरा फोर्स लग रहा है यहां पर, ये दो फोर्स है। अब अगर हम पहले की तरह सोचें जहां पर एक पॉइंट मास होता था, मैं फिर से बता दूं यहाँ पॉइंट मास नहीं है, यहाँ तो रॉड है ना लंबी सी, फिर भी हम पॉइंट मास का कॉन्सेप्ट लगाते हैं इस रॉड पर। टोटल फोर्स कितने हुए, अगर हम यहाँ पे दिखते हैं नेट फोर्स, नेट फोर्स देखें तो एक फोर्स तो हो गया ये F, इसकी डायरेक्शन क्या है ऊपर की तरफ। दूसरा फोर्स हो गया है ये वाला है, पर डायरेक्शन क्या है नीचे की तरफ। दोनों अपोजिट है, इस वजह से नेट फोर्स कितना हो जाएगा 0। तो क्या ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, सोच के देखते हैं। कील ठुकी हुई है, एक ने यहां से खींचा एक ने यहां से खींचा, तो क्या होगा ये साइड इधर चली जाएगी और ये साइड इधर चली जाएगी। क्या ये रेस्ट में लग रहा है, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये इस तरह से है, इस साइड पर ऊपर फोर्स उस साइड पर नीचे फोर्स, यानी कि ये ऐसा, तो यानी ये घूम जाएगा। घूमेगा तो फिर रेस्ट कैसे कहेंगे। कई बार आपने देखा होगा बच्चे है ना ऐसे पेन घुमाते हैं यूं ऐसे करके, तो असल में ये करते क्या है, दो फोर्स लगा रहे हैं, एक फोर्स इससे ऊपर एक फोर्स इससे नीचे, तो इस तरह से दो फोर्स लगते हैं।
तो यहां पर हमारा जो कॉन्सेप्ट है कि नेट फोर्स जीरो निकालो और ऑब्जेक्ट रुक जाए, वो फेल हो गया है। फेल होने का कारण क्या है? कारण है हमने कील ठोक दी बीच में, ये कारण है। हमने असल में टॉर्क पढ़ लिया। अब हम ये समझ चुके हैं कि सिर्फ फोर्स अकेला ही नहीं होता है, उस फोर्स की वजह से रोटेशनल मोशन भी हो सकता है। वही चीज यहां पर समझाई गई है। इसमें लिखा हुआ है दो तरह की चीजें हैं, एक फोर्स और एक टॉर्क। फोर्स जो है वो किसी ऑब्जेक्ट पर लगता है तो ट्रांसलेशन स्टेट को बदलता है, यानी रुकी हुए ऑब्जेक्ट को चला देगा। लेकिन जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो टॉर्क वाले केस में ये हो सकता है कि ऑब्जेक्ट वहीं का वहीं रहे और घूमने लग जाए। तो ये वाला केस जो है जहां पर टॉर्क की बात करते हैं, ये क्या करता है? ट्रांसलेशन मोशन शायद नहीं लाए, लेकिन ये चीजों को रोटेशनल स्टेट प्रोवाइड करा देता है। तो इसलिए अब हम जब ये कहेंगे कि क्या ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, तो उस केस में हमें दो चीजें देखनी पड़ेंगी। क्या चीजें? एक तो टोटल फोर्स, क्या वो जीरो है? दूसरा टोटल टॉर्क, क्या वो जीरो है? इसलिए यहां पर देखिए लिखा हुआ है रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन मैकेनिकल इक्विलिब्रियम। कोई भी रिजिड बॉडी, पॉइंट में चेंज देखिए क्या है। अब हम पॉइंट मास की बात नहीं कर रहे हैं, रिजिड बॉडी की बात कर रहे हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब है? if both the linear momentum and the angular momentum are not changing with time or equivalently। इसके कहने का मतलब है लीनियर मोमेंटम कब आता है? जब फोर्स होगा। एंगुलर मोमेंटम कब आता है? जब टॉर्क होगा, यानी कि टॉ, ये इसका सिंबल है। तो नेट फोर्स भी हमें चेक करना है, नेट फोर्स भी, नेट टॉर्क भी हमें चेक करना है, और अगर ये जीरो है तभी जाके हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन में है। ठीक है, यहां पर इन्होंने उस बात को लिखा हुआ है। ये है नेट फोर्स की बात कर रहे हैं। इफ द टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, इट गिव्स द कंडीशन फॉर द ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। यानी कि सिर्फ फोर्स अगर जीरो है, यानी ये वाली कंडीशन लगाई, तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब है ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर चलना फिरना बंद कर देगा, एक जगह रहेगा। और अगर बात कर रहे हैं दूसरी वाली बात क्या है? दूसरी वाली बात ये, अगर नेट टॉर्क जीरो है, टोटल टॉर्क इज जीरो, उस केस में इट गिव्स द कंडीशन फॉर द रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। तो अब ये घूमेगा नहीं। तो अब जब हम इक्विलिब्रियम की बात करेंगे, तो पहले तो करते थे ना, इक्विलिब्रियम की बात कर ली तो हम कहते थे कि सिर्फ क्या है, फोर्स को जीरो करके देख लो। लेकिन अब हम बड़े हो गए हैं, समझदार होते जा रहे हैं, अब हमें टॉर्क भी चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों चीजें हमें चेक करनी है। यहां पर एक बात और बता रखी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम मतलब क्या? टोटल टॉर्क का जीरो होना। रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंडीशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ओरिजिन अबाउट विच द टॉर्क आर टेकन। जब भी हम टॉर्क लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम लेते हैं, तो क्या होगा? चीज घूम रही होगी। पहली चीज तो ये, कोई भी ऑब्जेक्ट होगा वो ऐसे घूम रहा होगा। जब घूम रहा होगा इसका मतलब कोई ना कोई पॉइंट ऐसा होगा सेंटर की तरह बिहेव करेगा। मींस कोई ना कोई पॉइंट होगा जिसके रेस्पेक्ट में, यानी जिसको सेंटर मानते हुए हम ये कैलकुलेट करेंगे। तो लिखा क्या है? ये लिखा है दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ ओरिजिन। इसकी लोकेशन कहां मान रहे हो, इससे इंडिपेंडेंट है। चीज चल रही है, तुमने अपनी मर्जी से ये यहां मान लिया, तब भी रोटेशनल इक्विलिब्रियम की कंडीशन होल्ड गुड, यानी कि काम करती है। तो ये यहां पर बताया हुआ है। अभी जब न्यूमेरिकल आएंगे तब हम अपनी मर्जी से मानेंगे और तब इस चीज को चेक भी करेंगे। यहां क्या लिखा है इसको भी देख लेते हैं। जब हम ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं तो फोर्स को जीरो करेंगे। फोर्स लेने का मतलब है तीन कंपोनेंट, पहला x, दूसरा y, तीसरा z। तीनों कंपोनेंट अलग अलग जीरो होने चाहिए। और अगर हम बात कर रहे हैं रोटेशनल इक्विलिब्रियम की, तब भी कितने हैं? तीन कंपोनेंट, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं, अगर हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं और सब कंपोनेंट को अलग अलग कैलकुलेट कर रहे हैं, तो ये 6 कंपोनेंट जो हैं ये इंडिपेंडेंट तरीके से
जीरो होना चाहिए। वही लिखा है इक्वेशन 6.3a यानी कि ये, इक्वेशन 6.31b यानी कि ये give 6 independent conditions to be satisfied for mechanical equilibrium। तो वही बात है, अगर मैकेनिकल इक्विलिब्रियम देख रहे हैं तो ये 6 कंडीशन अलग अलग सेटिस्फाई होनी चाहिए। अब इसमें यह भी है कि कभी कभी ऐसी कंडीशन मिलती है, हमें पता लग रहा होता है कि इस एक्स और वाई जेड, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में या एक्स वाई डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं है, तो सिंपली एक लाइन में लिख के उनको खत्म करें और बाकी जो बचा हुआ एनालिसिस है वो करें। लेकिन ये सब बातें है ना, सिचुएशन आने पर ज्यादा समझ में आती है। बॉडी मे बी इन पार्शियल इक्विलिब्रियम। पार्शियल इक्विलिब्रियम क्या है? हमने सिर्फ फोर्स को जीरो करके चेक किया या टॉर्क को जीरो करके चेक किया, तब जीरो होने के बाद भी हम क्या ये कह दें कि ये ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है यानी रेस्ट में है? नहीं कह सकते। तब हम बोलेंगे पार्शियल इक्विलिब्रियम में है, दैट इज इट मे बी इन ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम एंड नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। यानी हो सकता है चल रही है और घूम नहीं रही है, या फिर इट मे बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम एंड नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, यानी कि ये चल रही है लेकिन घूम नहीं रही है। तो अगर इन दोनों में से एक चीज हो रही है और एक चीज नहीं हो रही है, मींस दिस इज पार्शियल इक्विलिब्रियम। अब आते हैं इसके आगे का एनालिसिस। अब जैसे ये डायग्राम है, इस डायग्राम को समझ रहे हैं, लिख रखा है वो तो आपको पता ही है। इस डायग्राम के लिए अगर मैं बात करता हूं इसका नेट फोर्स कितना है, तो देखिए सिंपल सी बात है, सेंटर वाला पॉइंट है, इस सेंटर वाले पॉइंट को मैं इसका सेंटर मान रहा हूं। ये फोर्स है नीचे की तरफ, ये फोर्स है नीचे की तरफ, तो दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स क्या हो जाएगा? 2F। क्या मैं ये कहूं कि ये ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है? आंसर होगा नो, मींस इट इज नॉट इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। और अगर मैं बात करता हूं क्या ये इसको घुमा रहा है, तो देखिए इस सेंटर पॉइंट यानी जो सेंटर है यहां पे ठोक दिया हमने कील, यानी अब ये इधर उधर नहीं होगा, लेफ्ट राइट में नहीं होगा। फिलहाल थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम जो है इसको हम छोड़ रहे हैं, देखते हैं घूम रहा है कि नहीं। इस वाले फोर्स को नीचे खींचा तो क्या होगा? ये वाला सिरा आएगा नीचे की तरफ, यानी कि इधर रोटेट होगा, और ये वाला पार्ट इधर से खींचेंगे तो क्या होगा? ये इधर रोटेट होगा। अब ये ऐसा केस है, अब मैं इसको इधर से और इधर से ऐसे खींच रहा हूं, तो क्या ये जो दोनों तरफ से खींचने वाला पार्ट है क्या इसको घुमा सकता है? ये इसको तोड़ सकता है। लेकिन अगर हम कहेंगे ये टूट नहीं रहा है, तो इसका मतलब है दोनों फोर्स आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, और उस केस में नेट टॉर्क जो होगा वो कितना हो जाएगा? 0। और इसका आने का मतलब है दिस इज कंडीशन ऑफ रोटेशनल इक्विलिब्रियम। एक चीज और बताता हूं, हम इसको ऐसे क्यों अंदाजे से समझ रहे हैं? थोड़ा सा मैथमेटिकल और फिजिक्स वाला तरीका देखते हैं, उसको देखते हैं फिजिक्स वाले तरीके हिसाब से। ये सेंटर पॉइंट है, ये फोर्स नीचे की तरफ है, इस सेंटर पॉइंट पर एक्सेस ऑफ रोटेशन हो गया ये पेन, फोर्स का वेक्टर है ये वाली लाइन, तो हमें टॉर्क निकालना है। क्या निकालेंगे? R क्रॉस F। ये तो हो गया हमारा सेट फॉर्मूला। अगर हम डायरेक्शन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दें तो हमें क्या करना है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस को फोर्स से मल्टीप्लाई करना है। चेक करते हैं, फोर्स का मतलब है फोर्स की ये डायरेक्शन, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है एक्सेस ऑफ रोटेशन से ये वाली लाइन, ठीक है? तो निकल गया, ये लेंथ है A, ये है F, तो हम लिख देंगे A और ये F, ये आ गया टॉर्क। डायरेक्शन देखते हैं इसकी, तो टॉर्क की डायरेक्शन निकालने का एक तरीका तो यही है, हम ये सोचें इसको खींचा तो ये घूम रहा है इधर, यानी कि ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। मैं लिख देता हूं एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज देखते समय तो हमने अपना कॉमन सेंस काम में ले लिया, लेकिन हम तो भाई फिजिक्स वाले हैं, तो फिजिक्स वाला सेंस भी काम में लेते हैं। देखिए कैसे, इस वाले केस में ये एक्सेस ऑफ रोटेशन हुआ, इस एक्सेस ऑफ रोटेशन को यहां पकड़ा, पार्टिकल खींच रहा है इधर, यानी कि इस एक्सेस ऑफ रोटेशन से पार्टिकल है यहां पर, हमने खींचा ऐसे, तो घूमेगा कैसे? यूं। राइट हैंड थंब रूल से इसको मेरा हाथ किधर जाना चाहिए? इस पार्टिकल की डायरेक्शन में। तो देखिए कैसे जाएगा, ये ऐसे जाना चाहिए। देखो ऐसे करके तो मैं पकड़ नहीं सकता हूं, पीछे से कैसे मुड़ेगा हाथ, तो ये जाएगा ऐसे।
जब ये ऐसे जाएगा तो अंगूठा किधर आ गया, आपकी तरफ, यानी इस बोर्ड से बाहर की तरफ। तो मैं लिखूंगा आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड, और ये नॉर्मल, ये नॉर्मल मैंने बताया था सिंबल। यही केस वहां भी निकालते हैं और चेक करते हैं ये आता है या अलग आता है, तो वो भी चेक करते हैं। तो ये तो पता लग ही गया होगा, यहां पर जो टॉर्क आएगा, सेम फॉर्मूला, सेम कंडीशन, तो यहां पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये फोर्स, तो ये ए एफ, यहां तक तो आ ही जाएगा। सेम डायरेक्शन पर आते हैं। जब ये कील यहां ठुकी हुई है, धागे को हमने ऐसे पकड़ा तो ये ऐसे घूमेगा, ठीक है, ऐसे घूमेगा तो कौन सी डायरेक्शन होगी, क्लॉकवाइज। तो मैं यहां लिख देता हूं क्लॉकवाइज। तो एक चीज तो ये पता लग गई है, ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, दोनों एक दूसरे के अपोजिट, तो कैंसिल। इसलिए हमने यहाँ पे पहले अंदाजे से कैंसिल लगाया था। देखो हर तरह से बता रहा हूं, कॉमन सेंस, ये भी कॉमन सेंस है। डायरेक्शन देखो ये आउटवर्ड है, वहां देखते हैं क्या आता है। ये एक्सेस ऑफ रोटेशन, पार्टिकल वहां से ऐसे आ रहा है और यूं जा रहा है, यानी इस पार्टिकल को ये डायरेक्शन है, तो अब कहाँ चाहिए, उंगलियां चाहिए ऊपर की, ऐसे चले, यूं चल के जाएगी। अब इस केस में अंगूठा किधर आया, देखो बोर्ड के अंदर की तरफ। तो अब मैं इसको लिखूंगा दिस इज इनवर्ड परपेंडिकुलर। तो ये है इनवर्ड, ये है आउटवर्ड, इस तरह से ये हो गया है जीरो। तो देखिए एनालिसिस करने का तरीका समझिए। राइट हैंड थंब रूल से डायरेक्शन निकालना पहला तरीका, एक अंदाजे से देख के क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करना, ये दूसरा तरीका, और एक हमने ऐसे सोचा था कि दोनों तरफ से ऐसे फोर्स लगाएंगे तो कहीं भी नहीं घूमेगा, तब भी पता लगाया। तो इस केस में ट्रांसलेशन इक्विलिब्रियम नहीं है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। इट मीन्स ये पार्शियल इक्विलिब्रियम का केस हुआ। आगे देखते हैं, इस केस को देखते हैं। इस केस में एक फोर्स नीचे, एक फोर्स ऊपर, यानी एक इनवर्ड, एक मतलब एक डाउनवर्ड, एक अपवर्ड। सिंपल सी बात है, नेट फोर्स कितना हो जाएगा, जीरो, यानी कि ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम तो है। मींस ये जो ऑब्जेक्ट है चलेगा नहीं, एक ही जगह रहेगा। पिछले वाले केस में दोनों फोर्स नीचे थे, सोचो कील नहीं ठुकी होती, नीचे ही चला जाता वो, ठीक है। अब देखते हैं ऑब्जेक्ट तो चलेगा तो नहीं, घूमेगा कि नहीं घूमेगा, इसको देखते हैं। सबसे पहले कौन सा केस देखें, सबसे सामान्य केस ये वाला। वो फोर्स है ऊपर और ये फोर्स है नीचे, देखो ये ऊपर ये नीचे, क्या हुआ, ये पेन घूम रहा है ना, यानी कि टॉर्क यहां पर जीरो नहीं होंगे। देखो जस्ट ऐसे ही पता लगा लिया, इसको ऊपर और इसको नीचे कर रहे हैं, तो टॉर्क जो है जीरो नहीं होंगे। लिख देता हूं, नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो, मीन्स घूमेगा ये, इसको कोई रोक नहीं सकता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से देखते हैं। तो पहले तो मैग्नीट्यूड निकालते हैं। तो टॉर्क निकालने का मैग्नीट्यूड तो देखिए आर क्रॉस एफ, ये तो लिखने का वो तरीका है जो हर जगह हम लिख देते हैं। अगर इसको अब डायरेक्शन को छोड़ दें तो मैं लिखूंगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ, फोर्स के लिए लाइन है ये, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए लाइन है ये, तो a इंटू एफ, तो दिस इज a इंटू एफ। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और फोर्स यहां और यहां दोनों जगह सेम है, डायरेक्शन बची। अब डायरेक्शन देखते हैं। इसको जब हम यहां से कील ठोक देंगे तो घुमाएंगे ऐसे, तो देखो कील यहां ठोका, घुमाया ऐसे, तो क्या आया, एंटी क्लॉकवाइज। मैं लिख देता हूं यहां पर, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी तरफ भी देखते हैं, कील यहां ठोक दी, ये है लाइन, फोर्स ऊपर की तरफ लगा, तो ऊपर की तरफ फोर्स लगने से क्या होगा, ये जाएगा ऊपर। पूरा घुमा के देखो इस तरह से, एक डायरेक्शन मिलने का मतलब है वहां छोड़ना नहीं है, पूरा घुमा देना। तो ये क्या हुआ, दिस इज ऑल्सो एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए दोनों एंटी क्लॉकवाइज है तो कैंसिल तो नहीं हो सकती ना, ये ऐड होंगी। ऐड होने का मतलब है नेट टॉर्क इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से पता लगा लिया। अब राइट हैंड थंब रूल को भी देख लेते हैं साथ के साथ। एक्सेस ऑफ रोटेशन, ये पार्टिकल कैसे घूम रहा था इस वाले केस में, यहां से लगाया फोर्स नीचे गया,
तो पूरा चक्कर कर लो। ठीक है, अब अंगूठा कैसे पकड़ना है, इसको इस एक्सेस को पकड़ना है ना राइट हैंड से, तो फिंगर्स को इस डायरेक्शन में ऐसे करो, दिस इज व्हाट, आउटवर्ड, आउटवर्ड नॉर्मल। इसका आ गया, उस वाले का देखते हैं। सी पे एक्सेस ऑफ रोटेशन है, पार्टिकल है उधर यानी इधर ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये ऐसे होगा, दिस इज व्हाट अगेन एंटी क्लॉकवाइज। अंगूठा अब ऐसे होना चाहिए, अगेन फिर से आउटवर्ड, अगेन आउटवर्ड नॉर्मल, और जब दोनों आउटवर्ड नॉर्मल है तो दोनों के दोनों ऐड हो जाएंगे, इसलिए टोटल टॉर्क कैंसिल नहीं होगा। तो ये फिर से पार्शियल इक्विलिब्रियम का केस हो जाएगा। पहले वाले केस में क्या था, ऑब्जेक्ट घूम नहीं रहा था और यहां ऑब्जेक्ट घूम रहा है, तो यहां ऑब्जेक्ट चल नहीं रहा है और वहां ऑब्जेक्ट चल सकता था। तो इस तरह से हमारे पास इक्विलिब्रियम चेक करने के लिए दो दो केस हो गए, एक फोर्स का और एक टॉर्क का। एक लाइन लिखिए, पढ़ लेते हैं इसको। द टोटल फोर्स ऑन द बॉडी इज जीरो, सो द बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। टोटल फोर्स जीरो होने का मतलब है ट्रांसलेशनल तो है, चलेगी नहीं, बट इट इज नॉट इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये वही है जो हमने अभी समझा। अब याद हो तो एक वर्ड आया था शुरू शुरू में, मोमेंट ऑफ फोर्स, उसको वहां बोला था हमने टॉर्क, और फिर एक नाम और था कपल, और मैंने कहा था इसको बाद में देखेंगे, तो वो बाद वाला समय अब आ गया। सस्पेंसफुल तरीके से लिखते हैं किताब को, पहले इंट्रोड्यूस कर देंगे और अब एक्सप्लेन कर रहे हैं। पेयर ऑफ फोर्सेस, अभी ये जो दोनों डायग्राम गए थे, एक फोर्स यहां एक फोर्स यहां, तो पेयर हुए, पेयर ऑफ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्स सेम थे, यहां पर भी एफ यहां पर भी एफ, बट एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, एक नीचे एक ऊपर। कपल का मतलब ही है दो जो लोग, हम कहते हैं ना भाई कपल देखे, तो यानी दो लोग हमने उसमें देखे, तो यहां पर दो फोर्स हो, इक्वल मैग्नीट्यूड, अपोजिट डायरेक्शन हो, तो इस तरह का जो सिस्टम होता है फोर्स का, उसको बोलते हैं हम कपल। टॉर्क तो इसका नाम है ही, जिसको हम अब लाखों बार बोल चुके हैं, तो यह है कपल जिसको हम कहते हैं। और जब भी कपल लगता है तो हम फोर्स लगाते हैं। जब हम, जैसे ये मेरे हाथ में पेन है, अगर मैं कहता हूं कि मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं, तो असल में कपल ही लगा। कैसे लगा, ये जो मेरी ऊपर वाली उंगली है ये इधर काम कर रही है और नीचे वाली इधर काम कर रही है, तो इस तरह से एक फोर्स नीचे लगा एक फोर्स ऊपर, तो ये पेन ऐसे करके घूमने लग जाता है। दिस इज व्हाट कपल। देखो इसमें आपको समझाने के लिए इन्होंने कितनी पापड़ बेले हैं। बोतल का जब ढक्कन खोलते हैं, तो ये बोतल का ढक्कन है, सामने से दिखाई देगा तो ये ऐसे दिखाई देगा। हम कैसे खोलते हैं ढक्कन, देखिए हम इसको पकड़ के ऐसे घुमाते हैं। अगर ये बोतल का ढक्कन है, बहुत पतला ढक्कन है, मोटे को ही घुमा लेता हूं मैं, इसको हमने ऐसे खोला, थम्स अप का ढक्कन बना दिया मैंने। अब इसको घुमाता कैसे हो, देखो जो मेरा हाथ है वो बोतल के ढक्कन के चारों तरफ लगेगा, तो जहां जहां टच हुआ वो तो हमने दबाया, फिर जब खींचा मतलब घुमाया, तो एक फोर्स तो लगा इधर ऐसे घुमाने के लिए यूं, और जो लेफ्ट वाली उंगलियां वो जा रही है नीचे ऐसे। अब देखिए एक फोर्स ऊपर एक फोर्स नीचे, ये भी कपल हो गया। यानी हम ढक्कन को खोलने के लिए जो फोर्स लगाते हैं ना, वो फोर्स उस ढक्कन को कहीं चलाता नहीं है, सिर्फ घुमाता है। मींस वो फोर्स मिलकर क्या करते हैं, कपल प्रोड्यूस करते हैं, और कपल इज टॉर्क, टॉर्क मींस रोटेशन मोशन। तो इस तरह से यहां बताने की कोशिश की गई है, और फिंगर अप्लाई ए कपल टू टर्न द लिड, और ढक्कन। तो ये भी एक डायग्राम है जिसमें बताया है कि किस तरह से कपल काम करता है। फिर एक डायग्राम देखो, आपको बच्चों की तरह सारी चीज समझाने, छोटे छोटे। ये है मैग्नेटिक निडल। जब मैग्नेटिक निडल को किसी मैग्नेटिक फोर्स फील्ड में रखते हैं, अब ज्यादा कंफ्यूज मत होना, फोर्स फील्ड का मतलब है जैसे कि अर्थ, जमीन की वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। जब हम उस निडल को रखते हैं, तो मान के चलो ये निडल रखी है और यहाँ है नॉर्थ पोल, तो निडल का एक सिरा होता है नॉर्थ और एक सिरा होता है साउथ। अब सोचो कि नॉर्थ इधर है, तो नॉर्थ को तो रिपेल कर रहा होगा और साउथ को अट्रैक्ट कर रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर इसको तो रिपेल कर दिया है और उसको अट्रैक्ट कर दिया है। अब इस पूरे डायग्राम को समझेंगे तो क्या है, एक लाइन है, ये निडल, एक फोर्स लगा इधर दैट इज एफ, और एक फोर्स लगा बिल्कुल इसके पैरेलल इधर। अब ये क्या बन गया है, कपल।
एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, मीन्स अपोजिट डायरेक्शन, दो फोर्स सेम मैग्नीट्यूड, इट्स कपल। तो मैग्नेटिक निडल पर भी एक कपल काम करता है, यही कारण है कि वो अपनी जगह पर रोटेट करने लग जाती है। तो ये यहां से हमें बताया। अब एक एग्जांपल आ गया, समझाने के साथ साथ टेस्ट भी। शो दैट मोमेंट ऑफ कपल, समझ गए ना मोमेंट ऑफ कपल। अब देखिए बिल्कुल समझिए, मोमेंट वर्ड जब आता है तो इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। अब आपको याद होना चाहिए, मोमेंट वर्ड आया परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। तो मोमेंट ऑफ ए कपल, कपल का मतलब है दो फोर्स होंगे, डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट अबाउट विच यू टेक द मोमेंट। अब आपको वो याद दिलाता हूं, इक्विलिब्रियम निकालते समय ओरिजिन हम कहां ले रहे हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा लिखा था। और मैंने ये कहा था कि न्यूमेरिकल आएगा तब देखेंगे। अब देखिए इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ गया। अगर कोई कपल है उसका मोमेंट निकालोगे, मोमेंट का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए एक्सेस ऑफ रोटेशन पहले मानना पड़ेगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन निकालने के लिए एक पॉइंट मानना पड़ेगा सेंटर जैसा। तो बस ये है वो पॉइंट। पॉइंट कहां मानो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि इसका मोमेंट जो है कितना आएगा। तो इसको समझने के लिए है ना, हम ये सिचुएशन जो है अलग मान लेते हैं। देखिए यहां पर भी बनी हुई है, इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपना तरीका देखते हैं, वो तरीका शायद ज्यादा इजीली समझ में आए। यहां देखते हैं, हमने क्या किया, एक लाइन ले ली, एक ए और एक बी। इस पर हमने माना कि दो फोर्स लगे हुए हैं और वो क्या बना रहे हैं, कपल। कपल बना लेते हैं। एक फोर्स मान लेते हैं ये, दैट इज एफ, और एक फोर्स मान लेते हैं ये, दिस इज ऑल्सो एफ। डायरेक्शन भी अपोजिट लग रही है। अब हम ये कह रहे थे कि हम इसके रेस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास जैसी चीज है, लेकिन हमें क्या कहा गया है, किसी भी पॉइंट के रेस्पेक्ट में माने। तो अब हम यहां नहीं लेंगे, नहीं तो फिर आप कहोगे सर सेंटर ले लिया, फिर से वही काम कर दिया आपने। हम यहां नहीं ले रहे, कहां ले, बिल्कुल अलग लेते हैं, सिमेट्रिक भी नहीं हो, बिल्कुल अलग लेते हैं। चलो यहां ले लेते हैं, ठीक है, सेंटर भी नहीं है, थोड़ा राइट में भी हो गया, इसका नाम कर देते हैं ओ। अब हमें कपल निकालना है, तो कपल निकालना नहीं है, हमें निकालना है मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट, मोमेंट ऑफ कपल निकालना है। दो फोर्स हैं तो दोनों का निकाल लेते हैं। तो देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ पहला फोर्स, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनटू एफ ये दूसरा फोर्स। प्लस माइनस क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि डायरेक्शन भी हमें लगानी है, तो डायरेक्शन को फिलहाल छोड़ देते हैं। पहले परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखते हैं। यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई ये, लेट इट इज R2, और यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस के लिए मैं इस लाइन को थोड़ा लंबा कर दूं, और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहां से। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे ये भी बता दूं, इस पॉइंट पर, पॉइंट नहीं है ये, एक्सेस ऑफ रोटेशन है, एक लाइन है यहां से जो पास हो रही है, उस लाइन से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये, एक ये, दिस इज R1। दोनों का जो टोटल होगा ना वो AB आ जाएगा, ये भी हमें पता लग गया। अब हम देखते हैं यहां पर क्या आता है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये एक की आ गई है, मैं इसको मान लेता हूं R1 इंटू एफ, इसको मान लेता हूं R2 इंटू एफ, ठीक है। अब हम इनकी डायरेक्शन देखते हैं कि दोनों में प्लस के साइन हो या दोनों के माइनस हो या एक प्लस एक माइनस हो, ये चेक करते हैं। तो देखिए इस सेंटर के रेस्पेक्ट में ये फोर्स है ऊपर, ये फोर्स है नीचे, कौन सा तरीका लगाऊं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज वाला या ये वाला आउटवर्ड इनवर्ड वाला। अब आप तो कुछ बोलोगे नहीं, मैं ही लगा लेता हूं। तो देखिए ये एक्सेस ऑफ रोटेशन है, ये पार्टिकल यहां से बंधा हुआ है, जब इसको खींचेंगे ऐसे करके तो ये जाएगा इधर, इस पूरा घुमाइए क्लॉकवाइज। इसको देखते हैं, ये यहां बंधा हुआ है, ये जाएगा इधर, दिस इज व्हाट, ये भी क्लॉकवाइज। तो ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, मैं इसके नीचे लिख देता हूं, दिस इज क्लॉकवाइज, दिस इज ऑल्सो क्लॉकवाइज। अब क्लॉकवाइज के मैं साइन रखना हूं, तो या दोनों को प्लस रख दूं या दोनों को माइनस रख दूं, तो मैं प्लस रख देता हूं। तो ये R1F ये वाला प्लस R2F ये वाला, दोनों सेम साइन। F को मैं कॉमन लेता हूं तो बचेगा R1 प्लस R2, और R1 प्लस R2 इज व्हाट, AB, यानी कि AB। अब इस रिजल्ट में देखिए क्या F की वैल्यू चेंज हो रही है, बिल्कुल नहीं।
क्या ए बी की वैल्यू चेंज हो रही है? ये भी नहीं, ए बी तो इनके बीच के डिस्टेंस है। इसका मतलब है हमें इससे फर्क पड़ा ही नहीं, रिजल्ट देखो कि ओ कहां पर है। हम यहां माने कहीं भी मानेंगे। अगर हम यहां मानेंगे तो ये R1 हो जाएगा और ये R2 हो जाएगा। अगर हम इसको यहां मानेंगे तो इधर वाला R1 हो जाएगा, इधर वाला R2 हो जाएगा। कहने का मतलब है ओरिजिन वाला पॉइंट यानी एक्सेस ऑफ रोटेशन जहां से पास हो रहा है वो पॉइंट कहीं भी माने, फाइनली टोटल ए बी आ जाता है। और इसलिए हम कहते हैं कि ओरिजिन कहां है इस बात पे ये डिपेंड करता ही नहीं है। ठीक है, फिर से क्वेश्चन पे देखते आते हैं और देखते हैं वहां क्या लिखा है। क्वेश्चन में लिखा था शो द मोमेंट ऑफ कपल डज नॉट डिपेंड ऑन द पॉइंट। निकाल लिया। इस डायग्राम को देखते हैं, कितना प्यारा डायग्राम है, देखते हैं। ये फोर्स दिखा रखा है, ठीक है, एक फोर्स ये दिखा रखा है, पॉइंट इन्होंने ये ले लिया। अब देखिए इस फोर्स को मैं ऐसे बढ़ाता हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए ये वाली, जो डायग्राम के हिसाब से ये 90 दिख रही है। और अगर मैं इस फोर्स को ऐसे बढ़ाता हूं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होनी चाहिए ये वाली। आप यहां पर देखिए इन्होंने जो समझाया है उसको भी देख लेते हैं, इतनी भी बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। देखिए इन्होंने उसको बता रखा है वेक्टर फॉर्म से, क्योंकि वहां वेक्टर दिख नहीं रहे थे ना परपेंडिकुलर। तो R1 क्रॉस माइनस का F1 R2 इंटू एफ। अब ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट ले रहे हैं तो इनकी डायरेक्शन अपोजिट होने से प्लस माइनस ले लिए, ये R1 R2 हो गए। इन दोनों को सॉल्व किया और R2 माइनस R1 आया। अब R2 माइनस R1 को वेक्टोरिकली यहां से निकाला, वेक्टोरिकली निकाल लेते हैं। यहां से हमें निकालना है R2 माइनस R1। तो देखिए डायरेक्शन तो पता ही है, पहले हमने बनाया R2 तो ये बन गया R2, यहीं से ले लिया। R2 माइनस R1 तो माइनस R1, तो ये R1 है, माइनस का मतलब है जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। तो ऐसा का ऐसा मैं यहां बना दूं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, तो देखिए सेम ऐसा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये ऐसा बन जाएगा, दिस इज R1। ये असल में माइनस R1 हुआ, तो R2 माइनस R1। इसका जो रिजल्टेंट निकलेगा क्या होगा, इन दोनों को इनिशियल और फाइनल वाली को मिला देंगे तो ये हो गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट क्या है, दिस रिजल्टेंट इज इक्वल टू दिस, यानी कि दिस इज ए। तो इस तरह से इन्होंने इसको रिप्रेजेंट किया है, वेक्टोरिकली ये वैल्यू ए बी के बराबर आ रही है। तो ये भी एक तरीका है, जिसके वेक्टर ज्यादा अच्छे हैं वो ऐसे कर सकता है, आसानी से समझ में आएगा। ये लिखा देखो ए बी इक्वल टू R2 माइनस R1। लेकिन ये जो ए बी इक्वल टू R2 माइनस R1 निकाला है ये वेक्टर से निकाला है। पहले R2 ये बनाया, फिर R1 बनाया, दिस इज माइनस R1, और फिर इनको मिलाया और इसको मैच कर दिया कि दिस इज इक्वल टू ए बी। तो वही है। तो ये था टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम से रिलेटेड न्यूमेरिकल, प्लस एक नया टॉपिक इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी, यानी कि फोर्स और टॉर्क दोनों को अलग अलग जीरो करना है। तो आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।